आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में बात करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले विचार आता है कि उनके बारे में उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन नहीं। महात्मा गांधी की आज हम पूरी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। मैं प्रवीण कुमार आपका साई कौटिल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी के कुछ अनसुने पहलू के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी के दर्शन, उनकी क्या फिलॉसफी थी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है महात्मा गांधी एंड हिज फिलॉसफी, अर्थात उसको हम 2 खंडों में पढ़ेंगे। पहले उनका जीवन परिचय और उनका फिर क्या दर्शन था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आप सभी लोग जानते थे। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी थे करमचंद गांधी जी। इनके जो पिता थे करमचंद गांधी जी, इनके बारे में आपको जानना आवश्यक होता है। तो इनके पिता ब्रिटिश राज में के समय जो काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी, उसके दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और ये पुतलीबाई जो है बड़ा धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इसका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और सत्य और अहिंसा के आगे जो इनकी नीति आएगी वो भी कहीं ना कहीं इनकी माता से ही प्रेरित था। नेक्स्ट आता है कि इनका जो है विवाह किसके साथ हुआ। तो इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था और ये विवाह हुआ था 1883 में, जब इनका आयु थी 13 ईयर्स की। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। अब ये कस्तूरबा गांधी कौन थी? कस्तूरबा गांधी का जब विवाह हुआ था तब उनकी आयु 14 वर्ष थी, अर्थात कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 1 साल बड़ी थी। और कस्तूरबा गांधी के बारे में आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझता और न जानता। कस्तूरबा गांधी का वास्तविक नाम था कस्तूरबाई माकची कपाड़िया। कस्तूरबा गांधी का नाम क्या था? कस्तूरबाई माकची कपाड़िया, जिनको बाद में कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। और इनका जो विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था, इनको 4 संतान पैदा हुई थी। 4 इनके पुत्र थे महात्मा गांधी जी के। पहला थे हरिलाल गांधी, दूसरे हैं मणिलाल गांधी, तीसरे हैं रामदास गांधी और चौथे हैं देवदास गांधी। इनमें सबसे बड़ी संतान इनकी हरिलाल गांधी ही थी, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा विवादित भी होते हैं। इनके ऊपर भी हम किसी दिन आपको वीडियो लग के बताएंगे। फिलहाल कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनका जो वैवाहिक जीवन था वो 62 ईयर्स तक रहा, 62 वर्ष तक। कस्तूरबा गांधी का निधन 1944 में 1944 में पूना की ब्रिटिश जेल में हो गया था। ये तो उनका हम सामान्य जीवन, जो वैवाहिक स्थिति, उनकी माता पिता के बारे में बात की। महात्मा गांधी, जिनको आप मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, इनकी प्रारंभिक दीक्षा जो है वो पोरबंदर में ही हुई थी। इसके बाद में ये 1888 में कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अब जब ये इंग्लैंड चले गए, उसके बाद में जब ये वापस आए तो उस समय ये समय था 1891, मतलब 1891 में ये वापस आते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से। और क्या? बैरिस्टर की डिग्री लेकर। जब ये वापस आते हैं उस समय तक इनकी माता, जिनका नाम मैंने आपको क्या बताया, पुतलीबाई, इनका निधन हो चुका था। अब भारत आकर के इन्होंने बम्बई में वकालत जो है व्यवसाय करना प्रारंभ किया, लेकिन हकीकत में वो ढंग से नहीं चला। इसके बाद में महात्मा गांधी को 1893 में एक भारतीय फर्म थी नेटल, उससे 1 वर्ष के करार पर दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का मौका मिला और गांधी जी इसका जो है भरसक फायदा उठाते हैं और ये वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं। और साउथ अफ्रीका में उस समय जो है नस्ल भेद की नीति, रंग भेद की नीति बहुत चल रही थी। हकीकत में महात्मा गांधी जी 21 ईयर्स तक दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में इनका रहना महात्मा गांधी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इनके दर्शन को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको इनके 21 वर्ष का जो ये प्रवास होता है दक्षिण अफ्रीका में, इसको समझना आवश्यक होता है। एक बार क्या हुआ कि ये ट्रेन पर प्रथम श्रेणी का एक वैध टिकट लेकर के दक्षिण अफ्रीका में वहीं पर एक ट्रेन में बैठे और ट्रेन में रंग भेद की नीति के तहत, चूंकि हम लोगों को ब्लैक या हप्सी उस समय कहा जाता था, तो
वहाँ के कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, आप जो हैं ब्लैक हैं, तो उनको वहाँ से उतार करके और तृतीय श्रेणी की टिकट जो बोगी होती है उस पर बैठाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी के साथ वहाँ पर बहुत कुछ गलत भी हुआ। अब गांधी जी के साथ जब ये गलत हुआ तो ये उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ता है और ये 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आ जाते हैं। अब जब भारत में वापस आते हैं उस दौरान आपको एक जानकारी पता होनी चाहिए। मैंने आपको 1914 का समय बताया कि 1914 में गांधी जी भारत में आ जाते हैं। उधर कांग्रेस में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और गांधी जी जब आते हैं उनकी एंट्री कांग्रेस में होती है। एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में ये प्रतिष्ठित होते हैं। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस में जो सबसे पहले एंट्री लेने वाले व्यक्ति थे वो या तो डॉक्टर होते थे या फिर मास्टर होते थे या फिर क्या होते थे, वकील होते थे। क्यों? क्योंकि ये एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली पहले संस्था होती थी जिसको एक्शन ओलन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। डॉक्टर जो है वो अपनी क्लिनिक पे कुछ समय के लिए बैठता है मॉर्निंग में और दोपहर का समय उसका पूरा खाली रहता है, शाम को फिर वो अपनी क्लिनिक पे बैठता है। इसी तरीके से मास्टर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ाने जाता है, उसके बाद का बाकी का सब समय उसके पास फ्री होता है और वो वॉलंटियर बनके कांग्रेस में शामिल हो सकता था। और तीसरा था वकील। वकील की वकालत जो है वो एक निश्चित समय तक चलती है और उसके बाद में वो वकील जो है वो बिल्कुल फ्री रहता है। तो इसी तरीके से ये वकील के रूप में कांग्रेस में एंट्री लेते हैं। और जब कांग्रेस में एंट्री लेते हैं तो पहले कांग्रेस जानी जाती थी कि भारत में कुछ इसके जो हैं अच्छे उद्देश्य होंगे इस सामाजिक सुधार के रूप में, लेकिन जब ये कांग्रेस में घुस जाते हैं तो कांग्रेस जानी जाती है महात्मा गांधी जी की वजह से। अब आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी कितने महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। खैर, ये तो उनकी हम जो है एक सिंपल जो जीवन था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब थोड़ा सा इनमें आते हैं तो गांधी जी का पहली बार अगर कहीं उनको राजनीतिक सफलता मिली तो वो बिहार के चंपारण में या फिर गुजरात के खेड़ा आंदोलन में प्राप्त हुई थी। अब ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण, इसके बारे में हकीकत में बताया जाए तो उसके ऊपर भी पूरी क्लास बन सकती है जिसको समता आंदोलन बताएंगे। लेकिन फिर भी हमें आज हमारा टॉपिक है गांधी जी, तो हम थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं। ये एक कृषक आंदोलन था नील की खेती के विरोध में और गांधी जी को जो है वो एक राजकुमार नामक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बुलाता है और ये वहाँ जाते हैं। तो ये उनका पहला आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, मैंने आंदोलन बोला, जन आंदोलन नहीं बोला। जन आंदोलन वो होता है जिसमें समाज का हर वर्ग जो है पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग नहीं पार्टिसिपेट किया था, वो था क्या? कृषक। इसलिए क्या रहा? एक आंदोलन। गांधी जी का दूसरा रहता है खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पर खेड़ा में इन्होंने सत्य के प्रति आग्रह का पहली बार प्रदर्शन करते हैं। कब? 1918 में। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ये सब गांधी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन होता है तो असहयोग का मतलब हुआ कि हमें जो है ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं देना है, मतलब टीचर टीचिंग नहीं करेगा, स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं जाएंगे, वकील वकालत नहीं करेगा। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं, लीडर बनते हैं। लेकिन होता क्या है, फरवरी 1922 में एक जगह होती है चौरी चौरा और वहाँ पर कुछ जो है भीड़ मिल करके कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा देती है। अर्थात अहिंसा से ये आंदोलन हिंसा की तरफ मुड़ जाता है। और गांधी जी को जब ये पता चलता है तो गांधी जी सबसे पहले 1922 में इस असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? बिल्कुल स्थगित। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में पहला जन आंदोलन था। अब इसके बाद में गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और कमाल की बात है उनको 6 वर्ष की सजा मिली। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको 1924 में रिहा कर दिया गया। 1930 में एक आंदोलन चलाते हैं ये, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपने इसको कहीं पढ़ा होगा, नमक सत्याग्रह के नाम में, जिसको नमक का कानून तोड़ने के लिए बोला जाता है। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है चला था। 248 मील का जो है सफ़र था अहमदाबाद से दांडी के बीच में और इसको गांधी जी द्वारा पूरा किया गया। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी का पूरे भारत में प्रचार होता है और गांधी जी वहाँ जाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। हमारा टॉपिक है गांधी जी और उनका दर्शन, हम उस पर प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। लेकिन हम गांधी जी के कुछ ऐसे अनसुलझे हुए पहलू भी उसका अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं।
तो 1930 में नमक सत्याग्रह चला, जिसको आप क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इनका जो है लास्ट आंदोलन आता है, जिसको आप बोलते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को इंडिया क्विट मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन की, और स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ये जो है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। जैसे ही 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ, घोषणा की गई, 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ, और 9 अगस्त को सुबह ही 1942 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे की आगा खां पहले से पुणे में, वहां पर उनको 2 वर्ष तक बंदी रखा गया। अब इनके जीवन का एक लास्ट पहलू, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी। तो इनकी हत्या 30 जैन 1948, 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में जब ये प्रार्थना सभा करने जा रहे थे, तो शाम को 5:17, ध्यान रखिएगा, शाम को 5:17 पर नाथूराम गॉडसे ने इनको जो है, मैंने बोला है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने 5:17 पर इनकी जो है हत्या कर दी। अब इनका समाधि स्थल तो आप जानते ही होंगे, समाधि स्थल है इनका क्या, राजघाट, और ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अब हम कुछ इनके अनसुने पहलू के बारे में बात करते हैं। यूएनओ द्वारा 15 जून 2007 को ये घोषणा की गई कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अर्थात जो उनका जन्म दिवस है, वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बहुत आता है, किसने, यूएनओ ने घोषणा की थी। अब प्रश्न उठता है कि सर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, और ये रंगून से उन्होंने रेडियो में घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था राष्ट्रपिता की उपाधि? सुभाष चंद्र बोस ने। और अमेरिका की एक टाइम मैगजीन है, उसने 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। ये अच्छे लोगों को नहीं पता है। क्या मैंने बोला? अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है और उनकी जब शव यात्रा निकलती है, तो वो विश्व की अगर टॉप 10 कहा जाए शव यात्राओं में से नंबर 1 स्थान रखती है। जब इनकी शव यात्रा होती है तो उसमें 10 लाख लोग उनके साथ चल रहे होते हैं। उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोग उनकी शव के पीछे पीछे चल रहे थे, और लगभग 15 लाख लोग उनके शव के दर्शन के लिए अलग से खड़े हुए थे। दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई शव यात्रा होती है तो वो महात्मा गांधी जी की होती है। अब एक प्रश्न सबसे बड़ा कि सर महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट पर कैसे छपी? महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट पर छपने के पीछे क्या कहानी है? तो उसको भी हम अभी बताएंगे आपको, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको एक बात बताएं कि आपने सत्य और अहिंसा का बड़ा नाम सुना होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि गांधी जी जो है ये कहते थे जीवन में सदा सत्य बोलिए और अहिंसा के मार्ग पर चलिए, तो आप इस जीवन के भवसागर से पार हो जाएंगे और हर समस्या का समाधान भी हो सकता है सत्य और अहिंसा से। लेकिन हकीकत में इनकी कुछ वास्तविक नीति थी। वो क्या थी? संघर्ष विराम संघर्ष। आज का पूरा टॉपिक हकीकत में मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी फिलॉसफी के ऊपर लेकर आया था, और वो पूरी की पूरी फिलॉसफी का तोड़ है संघर्ष विराम संघर्ष। अभी मैंने बोला था उनके नोट की स्टोरी, तो वो नोट की स्टोरी मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखेंगे जब भी आपको पता चलेगा। संघर्ष विराम संघर्ष। उससे पहले एक प्रश्न और बनता है कि सर इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, करो या फिर मरो, डू और डाई, करो या मरो। सर अभी आपने ये बात बोली है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ठीक, फिर ये करो या मरो का नाम कहां से आ गया? ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये बात कही थी देश के लिए कुछ करो या फिर मरो, ये नहीं कहा मारो। तो वो लास्ट तक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे। अब गांधी जी के बारे में आप कहने को बहुत सारी चीजें नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं, राष्ट्रपिता हैं। ध्यान रखिएगा, पति कैन बी चेंज, हस्बैंड कैन बी चेंज, बट फादर कांट बी चेंज। तो जैसा भी फादर हो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये तो हमारे नेशनल फादर है। तो खैर अब पॉलिसी समझिए, संघर्ष विराम संघर्ष। गांधी जी कहते हैं कि यदि किसी चीज के ऊपर लगातार प्रहार किया जाए तो वो कहीं ना कहीं
प्रत्युत्तर दे ही देगी। अगर आपको आंदोलन में आगे बढ़ना है, अगर आपको जिंदगी के संघर्ष में आगे बढ़ना है और जिंदगी के संघर्ष में जीतना है, तो आपको संघर्ष के साथ साथ विराम देना भी आवश्यक है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो उस प्रयास के कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इफेक्ट से मतलब है, साइड इफेक्ट से मतलब नहीं है। तो संघर्ष विराम संघर्ष को समझिए। सबसे पहले गांधी जी अगर सबसे पहले अपना आंदोलन स्टार्ट करते हैं वो 1917 में करते हैं। 1917 के बाद में गांधी जी 3 साल तक चुप रहते हैं। तो ये कार्य इनका कौन सा हुआ? संघर्ष। मतलब 1917 में उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? संघर्ष। 3 साल तक गांधी जी चुप रहते हैं, क्योंकि दूसरा उनका महत्वपूर्ण आंदोलन जन आंदोलन होता है वो 1920 में। इस 3 साल के समय को क्या कहा जाता है? विराम। और 1930 में फिर वो 20 में फिर वो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। ये समय फिर काय का स्टार्ट हो जाता है? संघर्ष। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, अगर आप समझें, अगर आप मैथ्स लिखना चाहते हैं या फिर आप बहुत अच्छी तरीके से महात्मा गांधी को समझना चाहते हैं बुराई करने से ऊपर, तो आप इनकी इस पॉलिसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1917 में संघर्ष करते हैं, 3 साल चुप रहते हैं, विराम हो जाता है, फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं? संघर्ष। ध्यान रखिएगा गांधी जी की हिट लिस्ट, गांधी जी जो है वो अंग्रेजों की हिट लिस्ट में शामिल थे और अंग्रेज जो है वो 100% ये चाहते थे कि कैसे भी इस व्यक्ति के ऊपर पूरी निगाह रखी जाए, जिससे कि कहीं ये आदमी फिर दोबारा से आंदोलन स्टार्ट ना कर दे। गांधी जी भी क्या कहते थे कि आप रखो हमारे ऊपर निगाह। कितना निगाह रखोगे? 1 दिन, 1 घंटा, 2 दिन? वो तो इतना सालों चुप हो जाते थे। सालों का मतलब यहाँ गाली नहीं हुई, ईयर्स। जरा गौर से देखिए, 1917 में चालू हुए 3 साल चुप, 1920 में फिर चालू हुए, अब की बार वो 10 साल का विराम लेते हैं, फिर ये समय होता है विराम। 1920 के बाद 10 साल का क्या? विराम। और उसके बाद में ये संघर्ष कब होता है? 1930 में। ध्यान रखिएगा ये गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में और इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। तो यहाँ पर 10 साल का विराम रहा। फिर उसके बाद जब गांधी जी के ऊपर अंग्रेज ज़्यादा निगाह रखते हैं तो वो 12 साल तक के लिए चुप हो जाते हैं। समझिए आप गांधी को कितना समझना चाहते हैं। गांधी जी को समझने के लिए उनकी नीति समझना आवश्यक है। 12 साल तक चुप रहते हैं। आप किसी व्यक्ति के ऊपर 12 साल तक निगाह रख सकते हैं? तो फिर गांधी जी के ऊपर अंग्रेज कितने दिनों तक निगाह रख सकते थे? फिर दोबारा उन्होंने क्या? 12 साल बाद इंडिया क्विट मूवमेंट चालू करते हैं और ये आंदोलन जब समाप्त होता है जब आपका देश आज़ाद हो जाता है। यही पूरी उनकी नीति है, संघर्ष विराम संघर्ष। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आते हैं स्टोरी पर कि सबसे पहले भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर कैसे छपी, कब छपी और क्यों छपी। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आरबीआई ने प्रस्ताव दिया और 1987 में, ध्यान रखिएगा अगर आएंगे तो आप 1935 में आकर के स्थापना किसी और चीज़ की भी होगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो 1996 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी की तस्वीर को छापने का प्रस्ताव रखा जाता है और इसकी जो है सिफारिश की थी 1993 में किसने? आरबीआई ने। और ये हालांकि 1996 से पहले अगर देखा जाए तो 1987 में महात्मा गांधी जी की तस्वीर को वाटर मार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा इनकी विधिवत रूप से अगर तस्वीर छपना स्टार्ट होती है तो वो 1996 से होती है, लेकिन पहला प्रयास अगर कहीं से होता है तो वो 1987 से होता है। और सबसे पहले जब ये नोट पर छापे गए थे तो छापने पर इनका पूरी तस्वीर आती थी और वर्तमान स्थिति में क्या आता है? आपका वाटर मार्क आता है। तो कब से स्टार्ट हुआ वो भी समझिए। एक महात्मा गांधी के बारे में रोचक तथ्य ये है कि इतना सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के बावजूद भी इनको नोबेल पुरस्कार आज तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आपको आज सुनकर के आश्चर्य होगा कि 5 बार महात्मा गांधी जी के नाम को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन आज भी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, देश का नागरिक होने के नाते मैं पक्ष में हूँ, बाकी की आपकी इच्छा है। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें और समझिएगा कि जब ये साउथ अफ्रीका में प्रवास के दौरान थे तो 1899 में एक एंग्लो बॉयज़ करके युद्ध हुआ था। उस दौरान स्वास्थ्य कर्मी के रूप में भी इन्होंने मदद की थी महात्मा गांधी जी ने। और उनका सम्मान जरा गौर से देखिएगा किस प्रकार से होता है। उनके सम्मान में ब्रिटेन
जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चालू किया था, तो उनके सम्मान में ब्रिटेन ने भी डाक टिकट जारी किए थे उनके निधन के 21 ईयर्स के बाद में। उनके निधन के 21 साल बाद ब्रिटेन ने भी उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए थे। अब भारत में सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि 53 जो सड़कें हैं वर्तमान परिस्थितियों में, 53 जो सड़कें हैं वो सड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर अभी भी है, और विदेशों में 48 ऐसी सड़कें हैं जिनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। अब एक चीज़ और आप इसमें समझिएगा, महात्मा गांधी को समझने के लिए एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इनकी नीति। वो क्या है? संघर्ष विराम संघर्ष। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आज आपको इस वीडियो में ये समझ में आ चुका होगा कि गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानें, उससे ज़्यादा उनकी नीति को समझें। और उनकी नीति से बुराई तो उनकी बहुत कुछ की जा सकती है, लेकिन हमें अगर समझने को मिलता है तो पूरे जीवन का निष्कर्ष और कंपटीशन के क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है तो संघर्ष, और संघर्ष के साथ साथ सही दिशा में संघर्ष, और समय आने पर विराम। जैसे समय आप में वर्तमान में विराम में चल रहे हैं, और विराम के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए? संघर्ष। आज की वीडियो में हमने आपको गांधी जी के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगले वीडियो प्राप्त हो सके।